नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका नेहा में। हम कर रहे हैं एनडीटी की प्रिपरेशन। इसके रिगार्डिंग में बहुत सारी वीडियोज अपलोड कर चुकी हूं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको सारे वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एनडीटी की तैयारी के नाम से। तो आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं जो मेरी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है। तो और जो मॉक टेस्ट है वो डेली बेसिस पे चल रहे हैं, आपके एग्जाम तक चलते रहेंगे, तब वो कोई भी वरी करने की नीड नहीं है। तो आज का जो अपना पर्टिकुलर टॉपिक है वो मॉक टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट जो है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे, मॉक टेस्ट अच्छा लगे, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करें, थोड़ा सजेशन भी दे सकते हैं आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए कि आप पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है मॉक टेस्ट बनाएं। या और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो उसमें जो टोटल क्वेश्चन जो है वो 50 है, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन होंगे वो 50 हैं। तो आप अपना जो स्कोर है वो 50 में से आपका जितना रहता है वो ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, एक बालक के हाथ में टॉफ़ी रख दी जाती है तो वह उस टॉफ़ी को मुंह में रख लेता है। इसका मतलब है कि उस बालक ने टॉफ़ी की विशेषताओं को डैश कर रखा है: समायोजित, आत्मसात, इच्छा या संतुलन। तो आपको ये आंसर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा कि विशेषताओं को आत्मसात कर रखा है। उसे पता है कि जो टॉफ़ी है वो खाने की चीज़ है, ठीक है। तो जब उसने पहली बार जो टॉफ़ी देखी थी तब उसको पता नहीं था कि ये टॉफ़ी है, लेकिन जब उसने टॉफ़ी ली, खाई उसको, तो उसको क्या है, नई चीज़ों के बारे में पता चला। उन चीज़ों को उसने आत्मसात कर लिया, ग्रहण कर लिया, एक टॉफ़ी का स्कीमा बना लिया। तो ये जो चीज़ है उसने जो विशेषताओं को जो क्या कर रखा है, आत्मसात कर रखा है। जैसे कि उसने जब दोबारा जब उसको टॉफ़ी मिली तो उसने बस सीधा खोली और मुंह में रख ली और खा ली। नेक्स्ट है, इस स्कीमा का संबंध है शारीरिक प्रचालन से, मानसिक प्रचालन से, संवेगात्मक प्रचालन से या क्रियात्मक प्रचालन से। तो प्रचालन को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो स्कीमा का जो संबंध है वो किससे है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर बताएं आप। तो सिंपल सी बात है कि जो स्कीमा बनते हैं वो एक मानसिक क्रियाएं हैं। तो ये मानसिक से संबंधित है। तो ये जो चीज़ें हैं वो मेंटल ऑपरेशन के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो ये जो बनते हैं वो ब्रेन के अंदर बनते हैं, स्कीमा बनते हैं जो। नेक्स्ट है, डैश एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका संबंध चिंतन, समस्या समाधान, भाषा संप्रेषण तथा और भी बहुत सारी मानसिक प्रक्रिया से है। स्कीमा, संगठन, संज्ञान या अनुकूलन। तो आपको जो बेस्ट आंसर ऑप्शन है वो चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि मैम इसमें फर्स्ट भी होगा थर्ड भी होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो वो बताएं कि जो सारी जो उसमें ऑप्शन जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको फुलफिल करें। तो वो चीज़ देखें, क्योंकि कई बार होता है कि ऑप्शन जो है सिमिलरली सेम होते हैं, लगता है कि ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, लेकिन उनमें जो है डिवाइडेशन होता है कि ये इतना परसेंट सही है, ये इतना परसेंट सही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। तो इस पे जो सबसे अप्रोप्रिएट जो लगेगा, इस जो फिल इन द ब्लैंक में जो सही रहेगा वो है संज्ञान। कि संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका संबंध चिंतन से भी है, समस्या समाधान से भी है, भाषा संप्रेषण में भी काम आता है और बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो आप इसका जो है एक अलग दिमाग ना लगाएं कि मैम इस पर स्कीमा भी हो सकता है। हाँ, स्कीमा भी एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन इनका अलग अलग जो संबंध है सभी से नहीं है, खाली एक इसका संबंध जो हो रहा है मानसिक प्रक्रिया से ही हो रहा है। तो आप वो चीज़ देखेंगे, इसका जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है जो सबसे एकदम फुलफिल बैठ रहा है वो आंसर होगा, ठीक है। तो जब आप सोचते हैं कि ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, तो इससे क्या है कि बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, सबसे बेटर ऑप्शन है वो चूज़ करें। नेक्स्ट है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। स्कीमा, संगठन, संज्ञान या अनुकूलन। तो अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना क्या है? तो वो बताओ।
तो किसी अनुभव को या किसी व्यवहार को जो संगठित किया है, अपने ज्ञान में समायोजित मिलाया है, तो वो चीज़ है स्कीमा। जैसे उसने काऊ देखी, काऊ का जो स्कीमा बना लिया, उसने टॉफ़ी देखी, टॉफ़ी का स्कीमा बना लिया कि इस टाइप की टॉफ़ी होती है, तो वो क्या है, इसके अनुभव भी है, उसका व्यवहार भी, उसने चीज़ें देखी है और उन चीज़ों को अपने ज्ञान में शामिल कर लिया है, उनकी एक संरचना बना ली है कि इस टाइप की चीज़ें हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ ये है, तो वो चीज़ें क्या होती है, स्कीमा होती है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपने आप को बाहरी वातावरण के साथ समायोजित करने की कोशिश करता है, साम्य धारण, संगठन, संज्ञान या अनुकूलन। तो बहुत ही ईजी है, तो उसका आंसर बताएं आप। तो जो समायोजित करने की बात की गई है, तो इसमें इक्विलिब्रियम, साम्य धारण नहीं है, ना ही संगठन है, संज्ञान है, तो इसका मतलब है अनुकूलन, कि उसने बाहरी वातावरण के साथ समायोजित करने की कोशिश की है, मतलब अनुकूलन किया है, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी अनुकूलन। नेक्स्ट है आत्मसातीकरण और समाजीकरण में संतुलन करने की प्रक्रिया है साम्य धारण, इक्विलिब्रियम, संगठन, संज्ञान या अनुकूलन। तो ये जो 2-3 प्रश्न आ रहे हैं ऊपर से, तो वो पियाजे वाले पोर्शन से आ रहे हैं, संज्ञानात्मक वाले से, तो उस बात का ध्यान रखें आप। ये जो कुछ वर्ड्स की जो टर्म है वो पर्टिकुलर उन्हीं पर्सन ने दे रखी है, आत्मसातीकरण की और जो साम्य धारण की, इन चीज़ों की। तो जो आत्मसातीकरण को समायोजित करने की जो एक प्रक्रिया है, उनमें संतुलित करने की, वो होती है साम्य धारण। ठीक है, इक्विलिब्रियम की समान रूप से कर दिया कि पहले जो ग्रहण कर रखा था, उसके बाद अगर कुछ नया ज्ञान आता है, उसको अगर वह ऐड करता है, तो वो उन दोनों चीज़ों में बराबर ले आता है कि हाँ अब मेरा ज्ञान है वो सेम हो गया है जैसा कि अभी वर्तमान में चल रहा है, तो वो हो जाएगी साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन वाली सिचुएशन। नेक्स्ट है मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवंशिकी या दैहिक कारक, पर्यावरणीय कारक, सामाजिक कारक या सभी। तो कौन से जो हैं वो कारक हैं मानव विकास को प्रभावित करते हैं? तो ये जो ऊपर के तीनों हैं वो तीनों ही जो है मानव विकास को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने माह का बालक प्रेम और क्रोध में अंतर समझने लगता है? लगभग 5 माह का, 1 माह का, लगभग 2 माह का, या फिर कोई नहीं, कि प्रेम और क्रोध में अंतर समझने लगता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो 5 माह का, जबकि जब बच्चा जो 5 माह का हो जाता है, ठीक है, तो अगर उसको डांटा जाता है तो वो थोड़ा सहम जाता है। ठीक है, अगर उसके सामने कुछ अलग क्रिया की जाती है तो वो हंसने भी लग जाता है। ठीक है, तो जो प्रेम और क्रोध में जो अंतर समझने लग जाता है वो लगभग 5 साल का बच्चा, 5 माह का बच्चा समझने लग जाता है। यदि परिवार में माता पिता का बच्चे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है, मधुर व्यवहार होता है, तो बच्चे का संवेगात्मक विकास डैश रूप में होगा। तो डैश में क्या फिल होगा? निष्क्रिय, सकारात्मक, नकारात्मक या उत्तेजित। तो इसका आंसर बताएं आप। तो इसका जो आंसर होगा कि अगर बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है, कि मधुर व्यवहार होता है, माता पिता का कोई घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होगा तो वो होगा सकारात्मक रूप से। ठीक है, कि बच्चे में जो है कि घृणा, भय और ज़्यादा गुस्सा, इस टाइप के जो नकारात्मक जो संवेग होंगे वो बच्चे में बहुत कम पैदा होंगे। ठीक है, तो ये जो बच्चे का विकास होगा इस ऐसे वातावरण में, तो वो सकारात्मक होगा। नेक्स्ट है 2 से 4 शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। 1 साल का बच्चा, लगभग 6 महीने का बच्चा, लगभग 2 साल का बच्चा। तो कितने साल का बच्चा जो है, या फिर कौन सी एज में जो बच्चा है वो 2 से 4 शब्दों के वाक्यों के
इस्तेमाल करने लग जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो बच्चा है वो 2 साल का जो बच्चा होता है वो 2 से 4 शब्दों वाक्यों का इस्तेमाल करना सीख जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल का बच्चा। नेक्स्ट है मौसम जो होता है, सीजन वगैरह जो भी है, वेदर जो होता है, उसको पहचान सकता है 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, या 6 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा। तो जो वेदर के बारे में अपनी पहचान बता सकता है कि अभी गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, मेरे को सर्दी लग रही है, मेरे को स्वेटर पहना दो, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो होगी 6 साल के बच्चे में। तो अब आप ये ना सोचें कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं एक बार बता देती हूँ कि मैंने ये इस टाइप के प्रश्न कहाँ से लिए हैं। तो ये जो वो न्यूट्रिशन वाली बुक थी जो मैंने आपको बताई थी, तो उसमें से लिए हैं। जैसे यहाँ पे 6 साल के बच्चे में जो दे रखा है कि मौसम को पहचान सकता है, तो यहाँ से मैंने प्रश्न लिए हैं। तो अगर आपने ये वाली जो बुक है अगर पढ़ी होगी ठीक से, तो फिर से मैं इसका जो फर्स्ट है वो दिखा देती हूँ। तो ये था इसका स्टार्टिंग का पेज, तो आपको याद आ गया होगा। तो ये पूरी एक बार ज़्यादा बड़ी है नहीं है, आई थिंक कितने पेज है इसमें, टोटल 84 पेज है, तो लास्ट के इतने काम के है नहीं। तो आप इनको एक बार रीडिंग भी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न इससे बन जाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के शब्द लिखना सीख सकता है, इस शब्द की बात की गई है। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा। तो हिंदी और अंग्रेजी के शब्द की बात की गई है, तो कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा आंसर, तो ये हो जाएगा 5 साल का बच्चा है, तो वो हिंदी और अंग्रेजी के शब्द लिखना सीख सकता है। चित्र बनाने लगता है 1 साल का बच्चा, तो ये वाला प्रश्न है वो भी मैंने उस न्यूट्रिशन वाली बुक से लिया है। ये प्रश्न है वो भी न्यूट्रिशन वाली बुक से है। चित्र बनाने लगता है 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा है, कोई नहीं। तो उसमें ये जो पूरा मॉक टेस्ट है, हालांकि जितने भी मेरे मॉक टेस्ट है वो सारे ऑथेंटिक बुक से बनाए हैं, मैंने कहीं इधर उधर से नहीं बनाए हैं कि आपको कहीं भी ऐसे प्रॉब्लम आए किसी भी प्रश्न में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो चित्र बनाने लगता है कितने साल का बच्चा, इसका आंसर बताएं। तो लगभग जो है 4 साल का बच्चा जो होता है वो चित्र बनाना स्टार्ट कर देता है, चित्र बनाने लग जाता है छोटे मोटे, कि जैसे कई बार बताते हैं कि 3 से माउस बनाओ, इस टाइप के जो होते हैं, M से माउस बनाओ। तो इस टाइप के डायग्राम, ऐसे भी नहीं कि आपकी पेंटिंग जो है बना देगा, तो वो आप एक्सपेक्ट ना करें 4 इयर्स के बच्चे से। नेक्स्ट है, कई बार व्यस्त झुंझ लाकर कह उठते हैं कि बच्चे एक स्थान पर क्यों नहीं बैठ सकते, क्यों इधर उधर भागते रहते हैं। बच्चे भागने, कूदने, उछलने वाले खेल खेलना पसंद करते हैं, अर्थात खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे खेल डैश खेल कहलाते हैं। तो शांत खेल, ओजस्वी खेल, सामूहिक खेल, प्रतीकात्मक खेल। तो मैंने एग्जैक्ट उस बुक में से लाइंस लेके ये प्रश्न बनाया है, तो इसका आंसर बताएं। तो ये मैंने अच्छे से खेल वाला टॉपिक है, बहुत डिटेल में करवाया है, तो आपको कहीं कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो इस प्रकार का खेल होगा जिसमें जोश होगी, बहुत सारी ऊर्जा जो खर्च होती है, वो होता है खेल ओजस्वी खेल। ठीक है, इस खेल को कहते हैं ओजस्वी, जोश वाला खेल। 5 वर्षीय टीना स्कूल से आकर चुन्नी ओढ़कर अपने माता पिता को पढ़ा रही है, वह किस प्रकार का खेल प्रदूषित नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें, प्रदर्शित है, ये वाला प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित कर रही है, तो ये खेल है। क्रियात्मक खेल, ओजस्वी खेल, प्रतीकात्मक खेल या संरचित खेल, तो ये किस प्रकार का खेल है वो बताएं। कि 5 वर्षीय टीना है, स्कूल से आकर चुन्नी ओढ़कर अपने माता पिता को पढ़ा रही है, मतलब अपनी टीचर की जो नकल कर रही है, तो उसका आंसर बताएं। तो ये जो वो खेल खेल रही है वो है प्रतीकात्मक या नाटकीय खेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है,
0 से 2 वर्ष के बच्चे खेलते हैं संवेदी क्रियात्मक खेल, ओजस्वी खेल, प्रतीकात्मक खेल या संरचित खेल। तो जो 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे खेलते हैं पियाजे के अनुसार वे खेल खेलते हैं संवेदी क्रियात्मक। अब मुझे एक चीज़ और बताएं कि संवेदी क्रियात्मक जो खेल होते हैं उनमें कौन कौन सी क्रियाएं ये चीज़ बच्चे करते हैं। तो अभी आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देंगे, क्योंकि इसका जो आंसर है वो इस मॉक टेस्ट में आपको मिलने वाला है बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो पहले आप वीडियो पॉज करेंगे और उसका आंसर देंगे कि जो संवेदी क्रियात्मक खेल में कौन कौन सी चीज़ें आती है। नेक्स्ट है 2 से 7 वर्ष के बच्चे खेलते हैं संवेदी क्रियात्मक खेल, ओजस्वी खेल, प्रतीकात्मक खेल या संरचित खेल। तो कौन से खेल खेलते हैं 2 से 7 वर्ष के बच्चे? तो जो बच्चे खेलेंगे वो खेलेंगे प्रतीकात्मक खेल। जैसे अभी वो टीना वाला जो उदाहरण था उसमें जो बच्ची खेल रही थी वो प्रतीकात्मक खेल। तो ये पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ये बात ध्यान रखें। तो उनके अकॉर्डिंग पियाजे के अकॉर्डिंग जो खेल खेलेंगे वो प्रतीकात्मक या नाटक के खेल खेलेंगे। नेक्स्ट है 7 से 11 वर्ष के बच्चे खेलते हैं संवेदी क्रियात्मक खेल, ओजस्वी खेल, प्रतीकात्मक खेल या संरचित या क्रीड़ा खेल। तो ये भी पियाजे के अकॉर्डिंग है। जो पियाजे ने 3 प्रकार के खेल बता रखे हैं उनमें से मैंने प्रश्न बनाए हैं। ये एग्जैक्ट बुक में दे रखे हैं, A to Z लाइन है, कोई आपको अलग से नहीं है। तो 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे खेलते हैं वो खेलते हैं संरचित और क्रीड़ा खेल। नेक्स्ट है खेल में आधार प्रदान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों के पास खेलने के लिए पर्याप्त समय हो, खेलने की योजना बनाने में बच्चों की मदद करें, खेलने की प्रकृति पर ध्यान दें या फिर सभी। तो क्या होगा आंसर इसका? तो ये चीज़ बताएं आप कि खेल में आधार किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं एक शिक्षक के तौर पर आप। तो जो पहला ऑप्शन है कि बच्चों के पास पर्याप्त समय हो, ऑफ कोर्स होना चाहिए, खेल के लिए योजना बनाए जरूर, खेल की प्रकृति पर भी ध्यान दे। जो ऑप्शन 4 जाएगा वो सही हो जाएगा, आंसर 4। नेक्स्ट है संवेग कितने प्रकार के होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, दोनों या कोई नहीं। तो संवेगों के प्रकार बताने हैं। तो जो संवेग होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अब आप मुझे है ना दोनों अभी वीडियो पॉज करेंगे और नकारात्मक और सकारात्मक संवेग बताएंगे, कम से कम 2 से 3 उदाहरण बताएंगे दोनों में, ठीक है। इसका आंसर जरूर देंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देंगे आगे चलाएंगे वीडियो, नहीं, आपको अपना नॉलेज चेक करना है और अभी पॉज करके इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है सभी बच्चों को अक्सर और नियमित रूप से निरीक्षित किया जाता है, जिसमें ईसीसी शिक्षक देखभाल करने वाली पूरी कक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। एक बच्चे या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना और गैर प्रतिभागी से लेकर बिना प्रतिभागी के अवलोकन के लिए जहां बच्चे के साथ सुनना और बातचीत करना आवश्यक है, ये मूल्यांकन की कौन सी तकनीक है। तो ये मैंने इतना बड़ा जो पैराग्राफ डाला है वो इसलिए डाला है जब आप आंसर करें, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आप उस अप्रोप्रिएट जो आंसर है उसके बारे में जो है पूरी नॉलेज ले सके। तो इसमें मैंने पूरा ऐड किया है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में ये चीज़ें आती है, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा जो है ये पैराग्राफ बनाया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप इसके अंदर आंसर बताएं कि कौन सी मूल्यांकन की तकनीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, प्रश्नावली या फिर अवलोकन। तो ये कौन सी जो तकनीक है, तो इसका आंसर एक बार ठीक से पढ़े फिर बताएं। तो इसमें जो मेनली अपन को फोकस करना है कुछ कीवर्ड्स पे, जैसे पहले में दिया है निरीक्षण कर रहा है, ठीक है, उनकी प्रत्येक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें बच्चों की जो क्रियाएं करना आवश्यक है, बच्चों का चुपचाप बैठना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ क्रिया करें तभी उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इसका ये जो
प्रणाली होगी, जो तकनीक होगी वो होगी अवलोकन। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये अवलोकन की प्रक्रिया की बारे में है। नेक्स्ट है केंद्र का नाम और उसके साथ पृष्ठ को कवर करे। बच्चे के व्यक्तिगत विवरण के साथ तस्वीर, सूचना पत्र और प्रतिक्रिया से बच्चों के हितों पर चर्चा करते हुए माता पिता और उसके बाद उसकी बच्चों की जो ताकत, मतलब क्या क्या उसमें जो चीज़ें हैं कि बच्चा कर सकता है। चिकित्सा स्वास्थ्य पत्र, बच्चों की कलाकृति, ड्राइंग और लेखन नमूने, एक बच्चे द्वारा बनाई गई मॉडल की तस्वीरें, खेल में बच्चों की तस्वीरें, दिलचस्प चर्चा का आयोजन बच्चे के साथ और चल रही क्रिया विकासात्मक प्रगति, चेकलिस्ट फॉर्म और सारांश प्रगति रिपोर्ट की प्रतियां माता पिता को, जो प्रतिलिपियां माता पिता को दी जाती है। तो ये सारा विवरण किस प्रकार के मूल्यांकन तकनीक के अंतर्गत आता है? तो ये जो सारा विवरण है तो वो किसके अंदर आएगा कि केंद्र का नाम भी होगा। ठीक है, पृष्ठ पर बच्चे का नाम होगा, जो बच्चे की फ़ोटो होगी, बच्चे ने क्या क्या किया उसके बारे में होगा, जो बच्चे की जो मेनली चीज़ है कि बच्चा इसमें तो माहिर है, और जो सारी रिपोर्ट है दिनचर्या की, जो भी आज बच्चे ने ये किया, कल ये किया, परसों ये किया, उन सब चीज़ों का जो सारांश है वो माता पिता को दिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? चेकलिस्ट में, पोर्टफोलियो में, प्रश्नावली में, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। तो इसका आंसर बताएं आप कि कौन सी मूल्यांकन की तकनीक है जिसमें ये सब चीज़ें आती है। तो ये मैंने इतना बड़ा इसलिए ही ऐड किया है ताकि अब जब आपको आंसर पता लगे तो आप वो जो सारी चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड कर पाए कि ये सब चीज़ें भी इसमें आती है एक जगह ही। तो मैंने एक जगह कंसंट्रेट कर दी है सारी जो इसकी विशेषताएं हैं। तो ये जो चीज़ है वो पोर्टफोलियो का है कि पोर्टफोलियो में है कि बच्चे की दिनचर्या की सारी चीज़ें, बच्चे की फ़ोटो, केंद्र का नाम, सारी चीज़ें लिखी जाती है। नेक्स्ट है डेस्क की सूचियाँ। डेस्क की सूचियों में ईसीसी शिक्षक का संकलन करता है। सूचियों में ईसीसी संकलन करता है जिसमें जानकारी, डेटा, विशेषताएं, तत्व, मानदंड आते हैं। तो चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, प्रश्नावली या एनेक्डोटल, तो कौन सी सूची है वो कि जिसमें जो संकलन करता है किस चीज़ का, जानकारी का, डाटा का, विशेषताओं का, इन चीज़ों का। तो वो कौन सी सूचियां हैं? पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, प्रश्नावली या एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो कौन सा इसका ऑप्शन है वो राइट होगा? तो वो बताएं आप। तो ये जो उदाहरण है ये है चेकलिस्ट का। ठीक है, इसमें जानकारी, डेटा, विशेषताएं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। विशिष्ट विकासात्मक की पहचान के लिए स्क्रीनिंग डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो विशिष्ट विकास की जो पहचान करने के लिए स्क्रीनिंग, थोड़ा इसमें स्पेस नहीं है, के लिए स्क्रीनिंग, तो डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो विशिष्ट विकास के लिए किस प्रकार की स्क्रीनिंग करेंगे? तो वो चीज़ कहाँ से यूज़ करेंगे? चेकलिस्ट से, पोर्टफोलियो से, प्रश्नावली से, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से। तो वो आंसर बताएं आप कि क्या आंसर होगा इसका। तो बच्चे के विशिष्ट विकास की पहचान के लिए जो स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करते हैं वो भी करते हैं चेकलिस्ट के अंदर। ठीक है, किस तकनीक में समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है? चेकलिस्ट में, पोर्टफोलियो में, केस स्टडी में या एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। तो इसका आंसर बताएं जिसमें समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो चेकलिस्ट है उसमें विशिष्ट विकासात्मक चीज़ों का किया जाता है। पोर्टफोलियो में दिनचर्या जो डेली बेसिस पे जो बच्चा करता है उसके बारे में है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड स्पेसिफिकली कि बच्चे ने 15 अगस्त को क्या है किया है, 26 जनवरी पे क्या किया, अपने जन्मदिन पे क्या किया है, या फिर अपने जो भी फेस्टिवल जो मनाए जा रहे हैं वहाँ पे सेंटर पे, उन डेज पे बच्चा क्या कर रहा है, वो चीज़ें एनेक्डोटल रिकॉर्ड में ऐड की जाती है। जबकि केस स्टडी है, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, बच्चा बस सारा दिन रोता ही रहता है, लड़ाई झगड़े करता है या फिर चोरी करता है, इस तरह की समस्याओं का जो
अध्ययन किया जाता है उसके लिए केस स्टडी करते हैं कि बच्चा रोता है तो उसके लिए अपन देखेंगे कि बच्चा क्यों रोता रहता है, घर में क्या चीज़ें चल रही है, क्या घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, बच्चे को मारते हैं। तो ये क्या की है, अपने केस स्टडी की है। बच्चा चोरी करता है तो उसका जानेंगे कि इसके घर में कोई चोरी करता है, फिर उसको कौन सिखाता है या फिर उसको कौन मोटिवेट करता है चोरी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे कि बच्चा ये सारे व्यवहार क्यों कर रहा है, ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो वो सारा अध्ययन करते हैं केस स्टडी के अंदर। नेक्स्ट है ECCE, शिक्षक की भूमिका है बच्चों के साथ और बच्चों के बीच पोषण और सकारात्मक संबंध बनाए। बच्चों के साथ एक शांत, सम्मानजनक और मैत्रीपूर्ण तरीके से मौखिक रूप से बातचीत करें। ECCE कक्षा में विकलांगता वाले बच्चों का सामाजिक समावेश सुनिश्चित करें या फिर सभी। तो क्या आंसर होगा इसका ECCE शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत? तो पहला जो ऑप्शन है, बच्चों के साथ सकारात्मक और पोषण रूपी जो है संबंध बनाए। ऑप्शन शांत, सम्मानजनक, मैत्रीपूर्ण, मौखिक रूप से बातचीत करें। जो विकलांगता वाले बच्चों का है तो उनमें भी सामाजिक समावेशन का सुनिश्चित करें। तो ऑप्शन 4 जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा। जो तीनों ही जो ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है ECCE शिक्षक देखभाल करने वालों की एक अन्य भूमिका क्या है। जो मेनली जो भूमिकाएं हैं ये अपन ने देख ली, और जो पहले वाला जो मॉक टेस्ट था उसमें भी अपन ने भूमिकाएं देखी, लेकिन अन्य भूमिकाएं और कौन कौन सी हो सकती है वो चीज़ें हैं कि प्रत्येक परिवार के बारे में जानने के लिए प्रारंभिक संपर्क करके परिवारों को जाने, बच्चों की विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना, उद्घाटन में परिवारों के साथ घनिष्ठ और सकारात्मक संबंध बनाने की पहल करें, सम्मेलन, एकेडमिक या वर्ष की बैठक और आरामदायक प्रदान करना उनको जारी रखें, अनुवर्ती आवधिक अभिभावक शिक्षक बैठकों के लिए वातावरण प्रदान करें, एक परिभाषित योजना बनाना जो अभिभावक शिक्षक भागीदारी को बढ़ावा देगी या फिर सभी। तो क्या अन्य भूमिकाओं में तीनों शामिल है या फिर कौन सी जो चीज़ है वो भूमिका इसके अंदर आती है जो एक ECCE शिक्षक की अन्य भूमिकाएं हैं? तो इसका आंसर बताएं, अच्छे से पढ़े फिर आंसर दें। तो पहला जो ऑप्शन है कि प्रत्येक परिवार के साथ एक संपर्क रखें। हर बच्चे की एक सामाजिक आर्थिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में पता होना चाहिए। उद्घाटन, जैसे कोई भी चीज़ का इनॉग्रेशन हो रहा है तो उसमें सभी के साथ जो है एक संबंध बनाए रखे, सभी को बुलावा दें, जो सभी लोग आए वहाँ पे, और सभी को एक ऐसा वातावरण प्रदान करें जहाँ पे अभिभावक और शिक्षक जो है आपस में बात कर सकें, और एक अभिभावक शिक्षक की भागीदारी को बढ़ावा दें, ऐसी योजना बनाएं। तो जो तीनों ऑप्शन है वो ही राइट है, तो सभी आंसर इसका हो जाएगा। तो मैंने इतने बड़े बड़े ऑप्शन इसलिए दिए ताकि आपको पूरा जो इसके बारे में जो एक व्यू है वो पूरा पता चल जाए कि हाँ पर्टिकुलर चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है भाषा विकास है, श्रवण और समझ कौशल विकसित करना, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार कौशल का उपयोग करें, स्किल, प्रभावी मौखिक और गैर मौखिक संचार कौशल विकसित करना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए शब्दावली विकसित करना और भाषा का उपयोग करना है सभी। तो भाषा विकास के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो वो चीज़ें बताएं आप। तो पहला जो ऑप्शन है श्रवण और समझ कौशल विकसित करना ऑफ कोर्स है। ग्रहणशील और अभिव्यंजक संचार के कौशल उपयोग करें, ये भी ज़रूरी है कि बच्चा जो अपना कम्युनिकेशन कर पाए। कम्युनिकेशन के अलावा जो है एक उसका स्किल ऐसा हो कि बच्चा जो सिम्बलिक जो अगर कोई सिम्बॉलिक जो हो रहे हैं, चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं या फिर कोई हाथों से उसको बताया जा रहा है तो वो भी समझ सके, बोल के बताया जा रहा है तो वो भी समझ सके। विभिन्न उद्देश्य के लिए बच्चा जो अपनी भाषा का प्रयोग कर सके, मुझे पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, मुझे घर जाना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह की सारी जो भाषा बच्चा जो हर वातावरण वाली भाषा बोल सके। तो इसका आंसर जाएगा सभी। अगर आपको बच्चे की भावनात्मक स्थिति का पता लगाना है तो आप इनमें से कौन सी विधि अपनाएंगे, पोर्टफोलियो, केस स्टडी, अवलोकन, प्रश्नावली।
तो इसका आंसर बताए, भावनात्मक स्थिति का अगर पता लगाना है। तो अगर बच्चा जो है रोता रहता है या फिर किसी भी अगर एक्टिविटी होती है उसमें पार्ट नहीं करता है, तो उसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट रहेगी बच्चे की भावनात्मक जो है कि बच्चा कैसा रहता है, कि बच्चा जो है एक एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, अपने आप में खुश रहता है या फिर सबके साथ खेलता है। इसके लिए जो सबसे प्रणाली होगी कि बच्चे का ध्यान कैसे लगा पाएंगे कि इस टाइप का बच्चा है, तो इसके लिए जो अपन करेंगे ऑब्जर्वेशन करेंगे, बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चा क्या क्या क्रियाएं करता है सेंटर में आने के बाद, या बाहर भी देख सकते हैं। तो भावनात्मक स्थिति लगाने के लिए अपन जो पता लगाएंगे अवलोकन के थ्रू लगाएंगे। नेक्स्ट है, बच्चे में भाषा का विकास होता है किस क्रम में? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो इसका आंसर बताएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें हमेशा, कभी भूल ना जाए इसको। तो भाषा का जो विकास होता है वो इस क्रम में होता है LSRW की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी क्रम में जो है भाषा का विकास होता है, यही मनोवैज्ञानिक तरीका है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि लिखना पढ़ने की अपेक्षा सरल है? फ्रॉबेल, डॉल्टन, मारिया मोंटेसरी या एनरिक। तो किसने कहा है कि लिखना पढ़ने की अपेक्षा सरल है? तो ये जो चीज़ कही है वो मारिया मोंटेसरी ने कही है, और ये जो फोकस करती है सबसे पहले बच्चों को सिखाने में, तो वो है कि लिखना, कि बच्चे सबसे पहले लिखना सीखे। नेक्स्ट है, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध संवेगात्मक विकास से है? स्किनर का, पियाजे का, ब्रिजेस का या ब्रूनर का? तो वो चीज़ बताएं आप कि किस वैज्ञानिक का संबंध जो है संवेगात्मक विकास से है। तो उसका आंसर बताएं आप। तो स्किनर जो है वो व्यवहारवादी है, इन्होंने संवेगों के बारे में बात नहीं की है। पियाजे ने जो है भाषा विकास के बारे में बात की है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की है, नैतिक विकास के बारे में बात की है, लेकिन संवेगात्मक विकास के बारे में बात नहीं की है इतनी। ब्रूनर भी संज्ञानवादी है, लेकिन ब्रिजेस जो है उन्होंने संवेगात्मक विकास के बारे में बात की है। तो आप मुझे एक चीज़ और बताएं कि ब्रिजेस की एक परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार पूछ भी रखी है मॉक टेस्ट में। तो वो परिभाषा आप मुझे अभी पोज करके पहले कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ब्रिजेस ने क्या परिभाषा दी थी संवेग को लेके। उसके बाद है प्राथमिक रंग कितने हैं? तो ये रंगों की बात इसलिए आई है, जब 2012 में जो पेपर हुआ था उसमें रंगों के बारे में, प्राथमिक रंगों के बारे में पूछा गया था, क्योंकि मोस्टली जब इस लेवल पे जो है रंगों के बारे में भी बच्चों को जो पर्यावरण में जो चीज़ें हैं उनके बारे में ज्ञान दिया जाता है, तो मोस्टली रंगों के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो प्राथमिक रंग कितने हैं? 6, 4, 2, 3, तो कितने हैं? तो ये बताएं आप। तो जो प्राथमिक रंग है वो है 3, जो वातावरण में मिलते हैं, पर्यावरण में मिलते हैं अपन को, तो वो होते हैं 3। नेक्स्ट है प्राथमिक रंगों के नाम है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला, नीला, पीला, काला, नीला, हरा, नारंगी या काला, हरा, नीला। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर जगह पूछा जाता है, कई बार जो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आता है, ये जो जीके में भी आ जाता है, साइंस में भी आता है, हर जगह ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर बताएं आप। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है RGB, इसको याद कर लें आप, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये जो तीनों हैं वो प्राथमिक रंग है, RGB से याद करें। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल, हरा, नीला, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो RGB 2-3 बार रट लें तो याद हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक रंग है ये। तो इन्हीं रंगों को मिलाकर जो है वो अन्य रंग बनाए गए हैं। नेक्स्ट है लाल प्लस नीला प्लस हरा, अगर इनको तीनों को मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा? काला, सफ़ेद, नारंगी, केसरिया। तो इसका आंसर बताएं। जब लाल, नीला, हरा तीनों को मिला देंगे तो कौन सा रंग जो बनेगा, ये बताएं आप। जब इन तीनों को मिला देंगे
ठीक है, तो जब वो जो रंग बनेगा वो बनेगा सफ़ेद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद। हालांकि ये तो आपको खुद को ही जो है एक बार आप करके देख सकते हैं कि कैसे बना, क्योंकि ये कोई समझाने की चीज़ तो है नहीं कि किस प्रकार बन सकता है। एक प्रोसेस है तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सफ़ेद ही होगा कि लाल नीला हरा जो मिलाएंगे उसके बाद एक सफ़ेद रंग बनता है। ठीक है, खेल का विकास समाज और बड़ों के पथ प्रदर्शन में होता है, किसने कहा है? पियाजे ने, स्मॉलेंस्की या सेफत्या ने या फिर स्किनर या ग्रीनफील्ड ने? तो ये किसने कहा है कि खेल का विकास समाज और बड़ों के पथ प्रदर्शन में ही होता है? तो इसका आंसर बताएं। बहुत ही अच्छी परिभाषा जो दी है, एक स्टेटमेंट जो दिया है वो किसने दिया है? तो आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। खेल का पर्टिकुलर टॉपिक ही आपको एक दिया है आपको सिलेबस में। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा स्मॉलेंस्की और सेफत्या ने कहा है कि खेल का विकास जो है वो समाज और बड़ों के प्रदर्शन में होता है। नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक बच्चे साथ खेलते हैं तो वह खेल कहलाता है सामूहिक खेल, व्यक्तिगत खेल, एकांत खेल या फिर सभी? तो जब दो से ज़्यादा बच्चे एक साथ खेलते हैं तो वो कौन सा खेल कहलाएगा? तो इसका आंसर बताएं आप। तो ये जो खेल कहलाता है वो सामूहिक खेल कहता है, क्योंकि एक समूह बन जाता है। नेक्स्ट है वस्तुओं को छूना। तो ये वस्तुओं को छूना, चीज़ों को चखना, सूंघना आदि खेल हैं। संवेदी क्रियात्मक खेल, ओजस्वी खेल या प्रतीकात्मक खेल या संरचित खेल? तो इसका आंसर बताएं आप कि ये किस प्रकार के खेल हैं। तो पहले इसका आंसर बताएं आप, अच्छे से पढ़े फिर थोड़ा सोच समझ के आंसर दे इसका। तो वस्तुओं को छूना, चीज़ों को चखना जो है एक संवेदनाओं से संबंधित है। ये 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे हैं वो खेलते हैं। तो इससे पहले मैंने अभी प्रश्न पूछा था, जब ये संवेदी क्रियात्मक खेल का नाम आया था कि आपको उसके उदाहरण बताने हैं, तो ये आ गया इसका आंसर कि ये इस प्रकार का जो खेल है वो संवेदी क्रियात्मक खेल कहलाता है। नेक्स्ट है, खेलों के प्रकार है मुक्त तथा साचर्य, व्यक्तिगत, सामूहिक, शांत तथा ओजस्वी या सभी? तो आपको खेलों के प्रकार बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है, फिर अगर याद भी नहीं है तो आप अभी याद कर लें इस प्रश्न के बाद। तो क्या होगा इसका आंसर? तो पहला जो ऑप्शन है मुक्त और साचर्य, वो खेलों के प्रकार है। व्यक्तिगत, सामूहिक, शांत और ओजस्वी जो है, तो वो जो है ये तीनों वही इसके आंसर हैं सभी। तो अब आप जो है मुझे एक आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अभी जो पोस्ट करेंगे आप मुझे बताएंगे मुक्त और साचर्य खेल में क्या अंतर है। बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, अब मुझे आंसर बताना है कि इन दोनों का अंतर क्या है इन दोनों में। एक एक लाइन ही बता दीजिए खाली। सामाजिक विकास का रूप है भोजन, पोषण, खेल या कोई नहीं? तो सामाजिक विकास का रूप किसको कह सकते हैं अपन? भोजन को, पोषण को, खेल को या कोई नहीं? तो क्या आंसर होगा? तो मैंने एक स्पेसिफिकली एक लाइन ही ले ली थी जो बुक में से, तो उसमें जो दिया गया था कि सामाजिक विकास का रूप है खेल। जब बच्चा खेलेगा ऑफकोर्स उसके मित्र तो बनेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, बाहर जाएगा, खेलेगा, कुछ बहुत सारे नियम भी सीखेगा, समाज के नियम सीखेगा, लड़ाई झगड़ा करना बंद करेगा, नियमों को फॉलो करना सीखेगा, ईमानदार बनेगा, तो ये सारे नॉर्म्स को फॉलो करेगा। इससे वो क्या है, इसमें सामाजिकता का विकास होगा। तो ये सामाजिक विकास का एक रूप जो है वो खेल है। नेक्स्ट है, दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए अथवा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना किए जाने से बचने के लिए चालक अथवा संचालक सीट बेल्ट पहनते हैं। ये किस प्रकार का पुनर्वलन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सकारात्मक, तटस्थ, नकारात्मक या धनात्मक? तो इसका आंसर बताएं। तो थोड़ा सोचें, समझें, अच्छे से प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। तो ये किस प्रकार का पुनर्वलन हो सकता है? तो इसका आंसर बताएं आप। तो अगर जो कोई इंसान है वो हेलमेट पहन रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो या तो पुलिस वाले जो है मेरा चालान काट लेंगे, ठीक है, या फिर
पहले तो मेन चीज़ तो ये होती है, इंसान पहले ये नहीं सोचता है कि मेरी जो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन वो इस डर से जो है सीट बेल्ट या हेलमेट पहन रहे हैं। तो वो एक किस प्रकार का पुनर्बलन होगा, हालांकि एक नेगेटिव होगा, लेकिन इसका जो इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव पुनर्बलन का जो मतलब ये नहीं है कि उसको मारना है, पीटना है, इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका जो होगा कि ये पुनर्बलन का जो प्रकार है वो नकारात्मक है, क्योंकि इसमें जो है उस इंसान के है जो पैसे जाएंगे या फिर उसको जो टाइम खराब होगा वो अलग है, लेकिन ये नकारात्मक है, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो सकारात्मक पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो डर से एक काम जो करेगा, सीट बेल्ट पहनेगा, हेलमेट पहनेगा, तो इसका आंसर जाएगा पुनर्बलन। अब एक बात मुझे बताया कि पुनर्बलन को जो बताया है कि सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, ये किसने बताया है? उस इंसान का नाम बताया, उस पर्सन का नाम बताया, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताया कि किसने पुनर्बलन को 2 भागों में बताया है कि ये 2 प्रकार का होता है। पुनर्बलन की अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में उपयोगिता है। विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि, व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल या फिर सभी। तो पुनर्बलन की अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में क्या उपयोगिताएं हैं? एक तो पहली चीज़ तो यही है कि बच्चे को जो है शाबाश, अच्छा किया, इस प्रकार से मोटिवेट करना। इसके अलावा और क्या क्या उपयोगिताएं हैं तो वो चीज़ें बतानी है आपको। तो इसका आंसर बताएं आप क्या होगा कि क्या क्या उपयोगिताएं और अलग से हैं। तो जो पहला ऑप्शन है कि विषय वस्तु को छोटे पदों में प्रस्तुत करना, तो ये किस प्रकार से पुनर्बलन हो सकता है? तो बच्चे के सामने अगर बड़ा सा एक विषय वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में बताने लग जाएंगे तो वो गलत होगा। किसी भी चीज़ के बारे में अगर छोटे छोटे टुकड़ों में एक प्रोसेस से बताएंगे तो वो जल्दी जो है कैच कर पाएगा, वो सीखने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि जब उसको जब एक चीज़ है इतनी बड़ी है, उसको मैंने इतने छोटे छोटे चंक्स में अगर डिवाइड कर दिया, जब बच्चे को ये चीज़ आने लग जाएगी तो वो उसके लिए दूसरे को सीखने के लिए अपने आप ही मोटिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि। अगर किसी बच्चे को जो है बी और डी लिखने में जो प्रॉब्लम हो रही है कि वो जो बी है उसको भी डी लिख रहा है ऐसे, तो सबसे पहले जो बच्चों की अलग आवश्यकता है कि बच्चे को पहले तो है बी ठीक से लिखना सिखाना है। उसके बाद अगर वो ठीक से आगे की चीज़ें सीखेगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा। तो ये उसके लिए एक पुनर्बलन का ही काम करेगा, एक मोटिवेशन का ही काम करेगा। नेक्स्ट है कि व्यक्ति की विभिन्नताओं पर, कि हर बच्चे का अलग अलग सीखते हैं। कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई जल्दी सीखते हैं। उनको कि अगर स्लो लर्नर है तो उनको जल्दी से जल्दी मोटिवेट करना है कि हाँ बच्चा आप अच्छे से सीख रहे हो, आप और सीखो और करो। तो इससे क्या है कि बच्चा मोटिवेट होगा। ठीक है, तो ये जो सभी है तो वो सारे ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है बच्चे को पहाड़े तथा गिनती याद कराने के लिए किस अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या कोई नहीं? तो ये बताओ। तो इसका आंसर बताएं आप कि कौन से के बच्चों को पहाड़ी गिनते सिखाने हैं, टेबल्स और जो काउंटिंग सिखानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा अधिगम का सिद्धांत यूज़ करेंगे? तो वो होता है क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। जैसे वो जो डॉग होता है वो जैसे घंटी बजाने के बाद ही जो अपनी लार निकालना स्टार्ट कर देता है जबकि भोजन आया नहीं होता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि भोजन आने वाला है। उसी प्रकार से बच्चों को ऐसे बार बार मतलब गिनती इतनी बार जो है रिसाइट करवानी है कि बच्चा अपने आप ही, अगर 16 बोल दिया तो अपने आप ही वो बोलेगा कि 17, अगर 18 बोल दिया तो खुद ही बोलेगा 19, 100 बोल दिया तो वो सीधा ही बोलेगा 101। ऐसे उसको इतना ज़्यादा बार रिसाइट, इतनी ज़्यादा बार कर देना है कि बच्चा अपने आप ही एक चीज़ आ जाए तो उसके मुंह से अपने आप ही निकल जाए कि ये चीज़ आएगी। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो होगी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है बच्चे को माता पिता द्वारा स्कूल भेजा जा सकता है लेकिन उन्हें सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये अधिगम का कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम, मनोवर्ती का नियम, तत्परता का नियम या संतुष्टि का नियम? तो इसका आंसर बताएं आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर आपने अधिगम के जो नियम है थॉर्नडाइक ने जो दिए थे, अगर आपने वो ध्यान से पढ़ रखे हैं तो आप इसका आंसर जो है ज़रूर अच्छे से बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तत्परता का नियम, कि अगर बच्चा तैयार ही नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए तो वो कैसा सीखेगा? स्कूल चल जाएगा लेकिन उसका मन ही नहीं है, उसका बस खाली उसकी बॉडी जो स्कूल में है उसका ध्यान कहीं और है तो वो नहीं सीख सकता।
तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का उस चीज़ को सीखने के लिए प्रिपेयर करना, अपने माइंड को प्रिपेयर करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तत्परता का नियम जो है वो उसके अंदर लगेगा। नेक्स्ट है भूखे मनुष्य के लिए भोजन क्या है? चालक है, उद्दीपक है, ज्ञान है या फिर संतुष्टि है। तो भूखे मनुष्य के लिए भोजन क्या है? तो इसका आंसर बताएं आप। तो अच्छे से पढ़े फिर उसके बाद आंसर दें कि क्या हो सकता है। तो जो भूख है वो तो चालक होती है, ड्राइव होती है, लेकिन जो भोजन है वो होगा उद्दीपक। ठीक है, तो जो भोजन कहलाएगा वो उद्दीपक कहलाएगा। जो मोटिवेशन बोल सकते हैं, फिर इंसेंटिव बोल सकते हैं। बच्चे का भाषा सीखना उसके नृत्य सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ये किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? कि बच्चा भाषा भी सीख रहा है, साथ में डांस भी सीख रहा है, तो उसमें कोई किस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है एक दूसरे पे कि डांस सीख रहा है तो वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, लैंग्वेज सीख रहा है तो डांस नहीं सीख पाएगा। तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण या कोई नहीं। तो अच्छे से सोच के फिर जवाब दे। स्थानांतरण का स्पेसिफिकली आपको टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, ऑफकोर्स इसका क्वेश्चन आंसर के पूरे चांसेस है। तो अब बताएं, मैंने स्थानांतरण बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। तो ये किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, एक दूसरे पे अलग अलग चीज़ें चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सीखने में, तो वो होगा शून्य अधिगम स्थानांतरण। डांस का उसके जो लैंग्वेज लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा कि डांस जो कर रहा है कि वो अब एक लाइन तो भूल जाएगा उसकी लैंग्वेज लर्निंग की, तो वो कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट है बच्चा जब कक्षा में सीखे गए ज्ञान का उपयोग अपने व्यावहारिक जीवन में करता है, तो ये किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण या कोई नहीं। तो बच्चा जब स्कूल में कुछ सीख के आता है फिर घर पे आके बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे सीखा, या फिर अगर कोई खेल उसको स्कूल में सिखाया है, जब वो घर पे आके वो वही खेल अपने घर वाले फ्रेंड्स या फिर अपने भाई बहनों के साथ खेलता है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, किस प्रकार का अधिगम कहलाएगा वो, तो वो बताना है आपको कि स्थानांतरण किस प्रकार से हुआ। तो ये होगा सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, उस चीज को वो यूज कर रहा है। ठीक है, पहले जो उसने ज्ञान सीखा वो घर पे आके उसी चीज को दोहरा रहा है, अपने ज्ञान को यूटिलाइज कर रहा है, तो वो चीज होगी सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट है अधिगम की प्रथम शर्त है कि अधिगम करने के लिए पहली चीज कौन सी मैंडेटरी है, आवश्यक है? अभिप्रेरणा, बहुअनुक्रिया, पुनर्बलन, अभ्यास। तो अधिगम के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए, तो वो बताएं आप। तो अधिगम के लिए जो पहली शर्त होनी चाहिए वो इनमें से जो ऑप्शन है अभिप्रेरणा, तो सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए अभिप्रेरणा। तभी जो है अधिगम के लिए वो मोटिवेट होगा बच्चा कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। कि अभिप्रेरणा, बच्चे को जो है, छोटा बच्चा है उसको भूख लग रही है तो वो ये बात बताना, या तो वो रोक के तो बता ही देता है, लेकिन जब बाद में कैसे बताएगा, तो उसके लिए क्या है, उसको एक चीज़ है कि मुझे अपनी भूख शांत करनी, तो मुझे क्या है ये बोलना सीखना होगा कि मुझे कुछ खाना है। ठीक है, तो ये भी क्या है एक प्रकार का मोटिवेशन है कि उसको अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो अपनी भाषा सीख रहा है। तो पहली चीज़ है कोई भी अधिगम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभिप्रेरणा जरूरी है। आप जो है ये चीज़ सीख रहे हैं, इन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? आपका एक जो मेन चीज़ आपको अभिप्रेरणा क्या मिली हुई है, क्योंकि आपको एक टीचर बनना है, नर्सरी टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो वो चीज़ है, तो आप उससे कोरिलेट करें, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है अधिगम की द्वितीय शर्त क्या है? अभिप्रेरणा, बहुअनुक्रिया, पुनर्बलन, अभ्यास। तो अधिगम करने के लिए जो द्वितीय अनुक्रिया जो क्या है वो क्या है? सो द्वितीय शर्त है वो क्या होनी चाहिए? पहली तो अभिप्रेरणा हो गई, लेकिन दूसरी क्या होनी चाहिए ये बताएं आप। तो जो द्वितीय शर्त होनी चाहिए वो बहु अनुक्रिया होती है। ठीक है,
तो एक प्रोसेस होता है अधिगम करने का। सबसे पहले जो होती है वो बहुअनुक्रिया, सॉरी अभिप्रेरणा होती है, उसके बाद बहुअनुक्रिया, उसके बाद जो होता है पुनर्वलन आता है, ठीक है, उसके बाद है अभ्यास। तो ये होती है अधिगम करने की पूरी प्रोसेस। जैसे बहुअनुक्रिया कैसे समझ सकते हैं, आपको सिलेबस का जो है पूरा अधिगम करना है, पूरा ज्ञान करना है। इसके लिए आप बहुत सारी बुक से भी पढ़ रहे हैं, मुझसे भी पढ़ रहे हैं, अलग और कोई जो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, सारे आप दे रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत सारी अनुक्रियाएं हैं। या तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ से पढ़ रहे तो एक अनुक्रिया होती, लेकिन आप पूरा सिलेबस कवर करने के लिए अलग, जहाँ पे आपको सोर्स मिल रहा है वहाँ से पढ़ रहे हैं, तो क्या है, बहुअनुक्रियाएं कर रहे हैं आप उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए कि मुझे सिलेबस पूरा करना है, कहीं से भी टॉपिक मतलब क्वेश्चन आ जाए। तो अब जैसे ये हो गई, पहले अभिप्रेरणा हो गई कि आपको जो है टीचर बनना है, उसके बाद जो है बहुअनुक्रिया आपने कर ली। अब पुनर्वलन कैसे आपको फुलफिल करेगा, कैसे आपको अप्रोप्रिएट जो होगा, आपने ही मॉक टेस्ट दिया, आपके जो आ रहे हैं 50 में 45 के प्लस आ रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या है, आप मोटिवेट हो गए, पुनर्वलन मिल गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि आपको पुनर्वलन मिल गया कि जो है मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इससे जो है आप जब नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ेंगे उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि मेरे तो मार्क्स से अच्छे आ रहे हैं, तो अब आपको एक मोटिवेशन मिल गया कि हाँ मेरी तैयारी है जो अच्छी चल रही है। उसके बाद आप जो है अभ्यास करने के लिए लग जाएंगे कि मुझे और अच्छे से अभ्यास करना है, बहुत अच्छे से करना है कि मुझे 50 में 50 लाना है, ठीक है। तो वो चीज़ होगी आपको पूरा अधिगम कराने के लिए हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अनुक्रिया हो गई, जो सर थी, पहले अभिप्रेरणा, फिर अनुक्रिया, फिर पुनर्वलन और फिर अभ्यास। तो ये था पूरा प्रोसेस, समझ में आ गया होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा सकता है, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, मूल्यवान शिक्षा देने की कोशिश करना, या फिर उन्हें प्रातःकाल नैतिकता का उपदेश देना। तो नैतिकता का पाठ किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है, तो उसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, तो ये आप बताएं। तो पहला जो ऑप्शन है धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, तो उससे तो कोई ज्ञान होगा नहीं, कि पुस्तकें पढ़ने से अगर ज्ञान हो जाता है तो वो कोई बात होती नहीं। मूल्यवान शिक्षा देना, या प्रातःकाल आते ही बच्चों को जो है भाषण दे दिया। अगर शिक्षक खुद ही गालियाँ निकाल रहा है तो बच्चे कहाँ से क्या गालियाँ नहीं निकालेंगे, बच्चे खुद मोटिवेट हो जाएंगे, हमारा तो टीचर गालियाँ निकाल रहे हैं, हम ही निकालेंगे। या फिर जो टीचर है, बॉक्स रखा है उसका डस्टबिन, और टीचर जो खुद ही नहीं उस डस्टबिन का यूज़ नहीं कर रहा, फेंक रहा है, तो बच्चे कैसे उसका यूज़ करेंगे। तो पहले टीचर को खुद उनके लिए बताना है, एक मॉडल पेश करना है खुद के तौर पर कि टीचर अगर ऐसा कर रहा है तो बच्चे ऑफकोर्स उसको फॉलो करेंगे। तो आपको टीचर को खुद को ऐसा बिहेव करना है ताकि बच्चों को खुद को लगे और वो खुद नैतिक व्यवहार करें, नैतिकता की और पाठ पढ़े, अग्रसर हो। तो उसका जो आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। तो कैसा रहा आपका स्कोर वो ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई है तो आप ज़रूर बताएं कि आपको इस टॉपिक पे जो है एक जो वीडियो बनानी है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो आप जल्दी से जल्दी इसका सजेशन दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक जो है मुझे मोटिवेट करता है। तो ये है मेरा चैनल, अगर आपने पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाए। लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने जो भी आपको सजेशन देना है तो आप ज़रूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपने मार्क्स ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।